नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 18 नवंबर 2012 जूनियर लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। ए, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। बी, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। सी, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो पहले का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का उदाहरण है। ए, निम्न स्तरीय अभिसारी। बी, निम्न स्तरीय अपसारी। सी, उच्च स्तरीय अभिसारी। डी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो का डी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो ध्यान रखना, दूसरे का सही जवाब हो जाएगा डी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीखने डैश आकलन आकलन और अन्वेषण के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ए, का अंतर। बी, का भिन्नता। सी, के लिए संबंधों। डी, के लिए अंतर। तो सीखने डैश आकलन आकलन और अन्वेषण के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीन का सी, के लिए संबंधों। तो सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ए का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सी, के लिए पुस्तकों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डी, के लिए बाह्य पुरस्कार अब उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। जो इंटरनल मोटिवेशन होते हैं विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा फोर का डी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्ध संरचना का सिद्धांत। बी, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। सी, बहुबुद्ध सिद्धांत। डी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाँच का ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्ध संरचना का सिद्धांत। ए इसका सही जवाब है। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं? कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं? जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण डैश। ए, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। बी, परिभाषित को कम करता है। सी, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता। डी, निर्मित पर प्रभाव डालता है।
तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ए, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, ए सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बी बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, डी असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के प्रयोग में समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं या प्रवृत्ति दर्शाती है। तो आपको भी पता होगा एक तरह से जेंडर भेदभाव है। तो ए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ए पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी हैं। बी लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता को संभाल सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति लड़कियों को करने के रूप में सक्षम होते हैं। गलत है, ये भेदभाव अपने आप बता रहा है। सी लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद नहीं करती, ऊर्जा की खपत कम होती है। ध्यान रखना, नाजुक वगैरह कुछ नहीं है, सब गलत है। आप ध्यान देंगे तो लड़कियां बेहतरीन अवलोकन कर होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती हैं, ये भी गलत है। लड़के भी होते हैं। तो कुल मिला के इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान के प्रयोग में समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं या प्रवृत्ति दर्शाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ये इसका सही जवाब है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। ए रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने, बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, डी शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज प्रशिक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। ए समूह बुद्धि लब्धांक, बी व्यक्तित्व, सी मौखिक बुद्धि लब्धांक, डी संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक प्रशिक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। ए योजना की दृढ़ता, बी शिक्षार्थियों का ज्ञान, सी उद्देश्यों की स्पष्टता, डी शिक्षण का ज्ञान। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए योजना की दृढ़ता, ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अक्सर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। सी दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। डी अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। बी इसका सही जवाब है 12 का। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियमन, बी विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, डी अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा डी, अपने सीखने का स्वयं
अनुवेषण करने की योग्यता। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मैडम चाय खाती है वाक्य ए अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, बी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, सी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है, डी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो मैडम चाय खाती है वाक्य, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग के ओर संकेत करता है। ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, बी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, सी अनुरूपित शिक्षण, डी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ए मनोसामाजिक सिद्धांत, बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो एक महिला ने भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। उसको जरूरत थी, पैसा नहीं था, गरीब रही होगी, इसीलिए उसने बेच दिया। आप अक्सर सुनते होंगे, डी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। ए घटाता, बी घटाता प्रभावित नहीं करता, सी बढ़ाता घटाता, डी बढ़ाता बढ़ाता। तो ध्यान रखना, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को डैश है और उनकी शैक्षिक निष्पादन को डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी घटाता प्रभावित नहीं करता। तो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थी का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनकी शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ए पब्लिक विद्यालय, बी सामान्य विद्यालय, सी फैक्ट्री विद्यालय, डी प्रगतिशील विद्यालय। तो इसका 18 का सही जवाब हो जाएगा डी प्रगतिशील विद्यालय, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिगता और विनियमन, सी अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका जो विकल्प है ए और बी, बी और डी, सी ए और डी, ए और सी। तो यहाँ कैपिटल था और यहाँ पे स्मॉल, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ए और बी जो है ये अनुसरण करता है, अर्थात आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनियमन। तो ए इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, सी अच्छा आपके दादाजी आए हैं, डी बच्चे आप सही वाक्य नहीं है, बच्चे आप सही वाक्य नहीं है। तो ध्यान रखना, बच्चे को अगर सबके सामने बोलोगे आप गलत बोल रहे हो तो उसको इस तरह से बेइज्जती मतलब होती है, तो अपना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को गलती महसूस करता है। तो इसलिए जो भी है आप खुद जो गलत बोल रहा है उसको शुद्ध कर दीजिए, तो बच्चा अपने आप सुधार लेगा, समझ जाएगा। तो आप नेगेटिव बातें वहाँ पर नहीं करोगे। एक विद्यार्थी कहता है दादाजी आया है, एक शिक्षक होने के नाते उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आप क्या करो, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। तो आपको तरह से कहेंगे उसको सुधारने की बोल रहे हो, सब सामने उसकी तरह से इमेज खराब कर रहे हो। भाषा आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ये भी गलत पॉइंट है। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ये भी गलत पॉइंट है। तो आप जो है खुद शुद्ध बोल दीजिए, अच्छा आपके दादाजी आए हैं, तो ये सही जवाब है। तो बच्चा समझ जाएगा कि ये ऐसा बोलना चाहिए। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। ए, या पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी, या व्यवहार का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। सी, या घटनाओं का सही वर्णन है। डी, या बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, या व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ए 20 का 21 का 20 का ध्यान रखना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मिश्रित आय वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। बी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। सी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। डी, विकासात्मक अवस्थाओं। तो मिश्रित आय वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विकासात्मक अवस्थाओं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे ए, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। बी, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। सी, समानता शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। डी, समानता अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो प्रतिभाशाली बच्चे, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। बी, विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सी, विद्यार्थी मित्र दरों पर विकसित होते हैं। डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। तो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, तो इसका सही जवाब होगा डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न रिपीट कर रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ए अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आय को प्रभावित नहीं करता। बी, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। सी, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। डी, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो सी इसका सही जवाब है। देखिए एक ही एग्जाम में 2 प्रश्न पूछ चुका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के से, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण और टॉपिक भी महत्वपूर्ण, आप लोग देख लीजिएगा। बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। ए, एरिक एरिक्सन। बी, चार्ल्स डार्विन। सी, B.F. स्किनर। डी, जॉन ड्यूवी। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन ड्यूवी द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। बी, आकलन की प्रक्रिया का समर्थन करना। सी, शैक्षिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। डी, शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ए इसका सही जवाब है। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। डी, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो ध्यान रखना, किसी की एक अभिभावक मतलब मम्मी नहीं है या फिर पापा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से ध्यान करोगे तो कहीं बच्चे की तरह गलत मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, उसको मम्मी पापा हैं कि नहीं, या फिर मम्मी हैं या फिर पापा हैं, आप सब बच्चों की तरह समान व्यवहार उसके साथ कीजिए। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, बी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना में, सी 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, डी शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो बी इसका सही जवाब था 29 का बी। ठीक है, और अगला प्रश्न है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए शल्य चिकित्सक, बी कवि, सी वाचक, डी राजनैतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका सही जवाब, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, शारीरिक गतिक तो शल्य चिकित्सा से हो जाएगा। शल्य चिकित्सा इसका सही जवाब है, शल्य चिकित्सक सही जवाब है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? तो ए इसका सही जवाब है, शल्य चिकित्सक। तो दोस्तों यह था सीटेट 18 नवंबर 2012 जूनियर लेवल का CDP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा वहाँ पर आप लोग तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि आप चाहें ज्वाइन करना तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्रकृति मैम जो है वो आपको लोगों को थ्योरी पढ़ा रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनका पूरा वीडियो देखिए, आप लोग कंप्लीट करेंगी और जो बेस्ट हो सकता है, सबसे बेस्ट की पॉइंट वही पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग थ्योरी देखिए और साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस जो है ये पेपर प्रीवियस ईयर के देखिए, और प्रैक्टिस भी हम लोग हल करेंगे, जल्दी शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। आप विश्वास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त यार जो भी हैं, कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 का, या फिर यूपी टेट देने जा रहे हैं, देंगे 2023 वाला, जनवरी फरवरी में आ जाएगा नोटिफिकेशन, तब भी आप लोग तो इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।